हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, तो हम एटमॉस्फेयर को उसके डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश करते हैं। So the definition says, the earth is surrounded by an envelope of air which we call atmosphere. It protects the earth from intense heat and light of the sun. It is held by the gravitational pull of the earth, extending up to 10,000 kilometers from the earth's surface. Okay, so definition के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो चारों तरफ से किस चीज़ से घिरा हुआ है? वो एयर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यानी कि अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट जैसा कवरिंग है एयर का। ये जो एयर है इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हीट एंड लाइट ऑफ द सन। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, वो अर्थ को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? सन से। जो इंटेंस हीट, रेडिएशंस और इंटेंस लाइट है उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अर्थ पे रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर है एटमॉस्फेयर का, जो कि हमें इन सारे खतरनाक चीज़ों से बचा लेता है। ओके, अब यहाँ पे अगली जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है, इट इज़ हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अब हम सब जानते हैं हमारे अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ पकड़ के खींच सकता है, अपनी चीज़ों को अपनी तरफ होल्ड करके रख सकता है। तो ये ही वो रीज़न है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से कनेक्टेड कैसे है? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो कह रही है कि एक्सटेंडिंग, मतलब एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो एक्सटेंड यानी कि फैला हुआ है अप टू 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से 10,000 किलोमीटर जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि सरफेस से 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो था हमारे एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन, बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो मेनली इसके 3 कंपोनेंट हैं, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। गैसेस के अंदर जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78%। इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 21%। तो अब जो 1% हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि रेस्ट 1% में बाकी की गैसेस जैसे कि आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, जेनन, नियॉन, ओजोन, ये सारी गैसेस जो हैं अवेलेबल हैं। तो इन सारे गैसेस को मिला के जो है एटमॉस्फेयर का गैसियस कंपोनेंट बनता है, यानी कि एटमॉस्फेयर इन सारे गैसेस से मिलकर बनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जनरली आपको इनके बारे में अपने दिमाग में रखना होगा। ओके, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर का वो है वाटर वेपर।
ठीक है। तो वाटर वेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो ये जो हमारा अर्थ के चारों तरफ जो हीट है इसको अब्जॉर्व नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर की मदद से जो अर्थ के सराउंडिंग में हीट है ये उसको अब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो पाता है और अच्छी तरीके से सब कुछ बैलेंस में बना रहता है। तो वाटर वेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ वाटर वेपर की वजह से ही क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर आगे चल के जिससे बारिश होगी, स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर वेपर के कारण ही पॉसिबल हैं। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर का वो है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल हैं, यानी कि ये हर जगह पे एक जैसे अमाउंट में नहीं पाए जाएंगे, यानी कि अर्थ के चारों तरफ ये एक ही कांस्टेंट अमाउंट में नहीं पाए जाएंगे, ये वेरिएबल हैं, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो कभी भी जो सन का लाइट है वो अर्थ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो हमारा धरती है, हमारा प्लैनेट है, वो हमेशा अंधेरे में रहेगा। तो ये वो डस्ट पार्टिकल्स ही हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, अब हम वापस से गैसियस एलिमेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हम एक स्पेशल टर्म की बात करते हैं। इस टर्म का नाम है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में हो रहे किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा नहीं लेते हैं। ओके, तो इनर्ट गैसेस में कौन कौन से गैसेस आएंगे? इनर्ट गैसेस के अंदर आते हैं नाइट्रोजन, हीलियम, जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टन। ठीक है, तो ये सारे गैसेस वो गैसेस हैं जो कि किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों को मिला के बना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।